हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग कवर करेंगे दुनिया के टॉप 5 जियो पॉलिटिक्स अपडेट के बारे में, वो भी पूरे डिटेल के साथ। तो हमारा जो पहला अपडेट है वो है, आज हम बात करेंगे भारत की अब तक सबसे बड़ी रक्षा डील के बारे में, जो भारत और फ्रांस के बीच होने जा रही है। इस डील को लेकर कई चौंकाने वाली बात सामने आई है, जैसे इसकी कीमत, सोर्स कोड क्यों नहीं मिलेगा और भारत में कितनी स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो चलिए इसे आसान भाषा में एक एक पॉइंट समझते हैं। राफेल डील क्या है? भारत अपनी वायुसेना को मजबूत करने के लिए फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने की तैयारी में है। यह वही राफेल है जो पहले से ही भारतीय वायुसेना में उड़ रहा है और युद्ध में पूरी तरह परीक्षित है। अगर यह डील पूरी होती है तो फ्रांस के बाद भारत सबसे बड़ा राफेल ऑपरेटर बन जाएगा। डील की कीमत इतनी महंगी क्यों? अब सबसे बड़ा सवाल, इतनी ज्यादा कीमत क्यों? इस डील की अनुमानित कीमत है 3.25 लाख करोड़ रुपए, लगभग 36 अरब डॉलर। एक राफेल की कीमत लगभग 2850 करोड़ रुपए प्रति जेट बताई जा रही है। लेकिन ध्यान रखिए, यह सिर्फ हवाई जहाज की कीमत नहीं है, इसमें शामिल है हथियार, रिपेयर पार्ट्स, पायलट और ग्राउंड स्टाफ की ट्रेनिंग, सिमुलेटर, भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, कई सालों का मेंटेनेंस सपोर्ट, इसलिए कीमत ज्यादा दिखती है। सोर्स कोड क्या होता है और क्यों नहीं मिलेगा? अब आते हैं सबसे विवादित मुद्दे पर। सोर्स कोड का मतलब होता है फाइटर जेट का पूरा सॉफ्टवेयर कंट्रोल। इस डील में भारत को राफेल का सोर्स कोड नहीं मिलेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया की कोई भी बड़ी ताकत अपना सोर्स कोड किसी को नहीं देती है। अमेरिका भी F-16 या F-35 का सोर्स कोड किसी को नहीं दिया है। भारत में कितनी स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग होगी? शुरुआती प्रस्ताव के अनुसार सिर्फ 30% स्वदेशी सामग्री। यही बात सबसे ज्यादा आलोचना का कारण बनी है। लोग कह रहे हैं इतनी बड़ी डील और सिर्फ 30% भारत में बनेगा, लेकिन ध्यान दीजिए यह शुरुआती प्रस्ताव है और रक्षा मंत्रालय इसे बढ़ाकर 75% तक करने का विचार कर रहा है। भारत में राफेल कैसे बनेंगे? 114 में से 96 से 102 जेट भारत में बनाए जाएंगे, 12 से 18 जेट फ्रांस से सीधे उड़ कर आएंगे। भारत में बनने वाले जेट में टाटा एडवांस सिस्टम, डसॉल्ट, रिलायंस एरोस्पेस, अन्य भारतीय कंपनियां पार्ट्स बनाएंगी। फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन भारत में MRO फैसिलिटी भी बना रही है, यानी मेंटेनेंस और रिपेयर भारत में ही होगा। डील की आलोचना क्यों हो रही है? आलोचना के मुख्य कारण है कीमत बहुत ज्यादा है, सोर्स कोड नहीं मिल रहा है, स्वदेशीकरण कम है, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस डील के फायदे क्या है? यह सरकार से सरकार G2G डील है, डिलीवरी तेज होगी, वायुसेना से क्वाड ड्रोन ताकत बढ़ेगी, राफेल पहले से भारत में मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से तैयार है, भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी। सबसे बड़ी बात, देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। भविष्य में भारत को क्या फायदा होगा? अगर स्वदेशीकरण 75% तक गया तो भारत को मिलेगा टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस, रोजगार, भविष्य में खुद के फाइटर जेट बनाने में मदद। तो राफेल डील महंगी जरूर है, लेकिन यह भारत की सुरक्षा और ताकत से जुड़ी हुई है। यह सिर्फ खरीद नहीं बल्कि भविष्य की तैयारी है। अब सवाल आपके लिए, क्या भारत को सुरक्षा के लिए इतना खर्चा करना चाहिए या ज्यादा जोर स्वदेशी फाइटर जेट पर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो दूसरी जो अपडेट है दोस्तों वो है, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की एक ऐसी खबर की जो आने वाले समय में पूरे पाकिस्तान को हिला सकती है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, जो सालों तक पाकिस्तान सेना और ISI का पालतू आतंकी माना जाता था, आज वही संगठन पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ बगावत कर रहा है। लश्कर-ए-तैयबा कौन है? लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तान का सबसे पुराना और बड़ा आतंकी संगठन है। इसे पाकिस्तानी सेना, ISI और सरकार पूरी ट्रेनिंग, पैसा और सुरक्षा देती थी। भारत में 26/11 मुंबई हमला करवाया, कश्मीर में आतंकी हमले इसी संगठन ने कराए, इसलिए इसे पाकिस्तान का गुड टेररिस्ट कहा जाता था। अब विद्रोह क्यों हुआ? हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लश्कर-ए-तैयबा के कई टॉप कमांडर, ट्रेनिंग कैंप, फाइटर मारे गए। लश्कर को लगा जब हमें जरूरत थी पाकिस्तानी सेना ने हमें नहीं बचाया, यहीं से नाराजगी शुरू हुई। लश्कर को जबरदस्ती दूसरे आतंकी से लड़ाया जा रहा है। पाक सेना लश्कर से कह रही है TTP, पाक तालिबान, BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खिलाफ लड़ो। लश्कर के नए लड़के कहते हैं ये भी मुसलमान है, हम अपने ही लोगों से क्यों लड़े? इससे अंदरूनी झगड़ा शुरू हो गई। उसके बाद लीडरशिप क्राइसिस, हाफिज सईद उम्र ज्यादा हो गया, बीमार रहने लगा, मैदान से लगभग बाहर। लश्कर के सीनियर कमांडर मोहम्मद
अशफाक राना खुले कैमरे पर कह रहा है प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने हमें सिर्फ इस्तेमाल किया, जब जरूरत खत्म हुई हमें मरने के लिए छोड़ दिया। यह पाकिस्तान के इतिहास में बहुत बड़ा झटका है। पाकिस्तान के लिए खतरा क्या है? अगर लश्कर टूटता है तो उसके लड़के टीटीपी BLA में चले जाते हैं तो आतंकवाद बढ़ेगा, सेना पर हमले बढ़ेंगे, सरकार कमजोर होगी, पाकिस्तान अंदर से टूट सकता है। भारत के लिए क्या मतलब? पाकिस्तान अब बाहर आतंक फैला नहीं पाएगा, अंदर ही लड़ाई में फंसा रहेगा। सेना और ISI की डबल गेम नीति फेल। आतंकवाद अब पालतू नहीं मालिक को ही काट रहा है। निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों? पाकिस्तानी द्वारा पाले गए आतंकी संगठन अब उसी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। जो देश आतंकवाद को हथियार बनाता है, एक दिन वही आतंक उस देश को ही खा जाता है। पाकिस्तान आज उसी आग में जल रहा है जो उसने भारत के खिलाफ जलाई थी। तो दोस्तों हमारी जो तीसरी अपडेट है वो है, आज हम बात करेंगे भारत की एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण लेकिन कम चर्चित जगह सक्समगाम घाटी के बारे में। यह मुद्दा आजकल फिर से चर्चा में है क्योंकि चीन ने इस इलाके पर दोबारा अपना दावा ठोक दिया है। तो आइए इसे बिल्कुल आसान भाषा में एक एक करके समझते हैं। सक्सम घाटी भारत के जम्मू कश्मीर क्षेत्र का हिस्सा है। यह इलाका बहुत ठंडा और पहाड़ी और रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। यह घाटी सियाचिन ग्लेशियर और कराकोरम रेंज के पास स्थित है। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। अब ध्यान से समझिए, यहीं से पूरा विवाद शुरू होता है। सक्सम घाटी पर भारत का कानूनी अधिकार है, लेकिन 1947 के बाद पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर अवैध कब्जा कर लिया। 1963 में पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी गलती की। पाकिस्तान ने भारत की 5180 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को दे दी। सवाल यह उठता है, जो जमीन पाकिस्तान की थी नहीं, वो किसी और को कैसे दे सकता था? इसी वजह से भारत ने हमेशा से कहा है कि 1963 का चीन पाक समझौता अवैध, इलीगल और नाजायज है। चीन क्या कह रही है आज? अब आते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। चीन ने सक्सगाम घाटी में लगभग 75 किलोमीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी ऑल वेदर सड़क, मतलब हर मौसम में चलने वाली सड़क बना ली है। इसका मतलब अब चीन के सैनिक और हथियार आसानी से वहां पहुंच सकते हैं। यह इलाका भारत के लिए और ज्यादा संवेदनशील हो गया है। भारत की आपत्ति और प्रतिक्रिया। भारत ने साफ शब्दों में कहा, यह हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। भारत ने यह भी कहा, हम अपने हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने का पूरा अधिकार रखते हैं। सक्सम घाटी का रणनीतिक महत्व। सक्सगाम घाटी सियाचिन से सिर्फ 50 किलोमीटर के अंदर है। अगर चीन यहाँ मजबूत होता है तो भारत को दो मोर्चों पर खतरा होगा, एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चीन। इसे कहते हैं टू फ्रंट वार सिचुएशन। तो दोस्तों निष्कर्ष यहाँ निकलता है कि सक्सगाम घाटी भारत की जमीन में है। पाकिस्तान ने अवैध रूप से चीन को दी है। चीन अब वहाँ सड़क और ढांचा बना रहा है। इससे भारत की सुरक्षा को सीधा खतरा है। इसलिए भारत को सिर्फ कागजों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि सैन्य और रणनीतिक ताकत बढ़ानी चाहिए। तो दोस्तों हमारी जो चौथी अपडेट है वो है, ईरान इस समय बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। वहाँ सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इन प्रदर्शनों में अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत होने की बात कही जा रही है। हजारों लोग जेल में हैं और हालात दिन ब दिन और बिगड़ते जा रहे हैं। विरोध की शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत में ईरान के लोग महंगाई, बेरोजगारी और खराब अर्थव्यवस्था से परेशान थे। तेल गैस से भरपूर देश होने के बावजूद आम जनता गरीब होती जा रही थी। धीरे धीरे यह विरोध रोटी और रोजगार से सीधे सरकार और शासन के खिलाफ में बदल गया। अब लोग सीधे ईरान के सबसे ताकतवर व्यक्ति, सुप्रीम लीडर के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। महिलाएं खुलेआम उनके पोस्टर जला रही है, जो ईरान जैसे सख्त देश में बहुत बड़ी बात है। ईरान सरकार का जवाब क्या? ईरान सरकार ने पुलिस, रेवोल्यूशनरी गार्ड और मसीज मिलिशिया को सड़कों पर उतार दिया है। सरकार का कहना है यह विरोध अपने आप नहीं हो रहा है, इसके पीछे अमेरिका और विदेशी ताकतें हैं। अब एंट्री होती है डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्रदर्शनकारियों को खुला संदेश दिया है। ट्रंप ने कहा है, विरोध जारी रखो, मदद रास्ते में है, सरकारी संस्थानों पर कब्जा करो, ईरान के अधिकारियों से कोई समझौता मत करो। दोस्तों यह बहुत असाधारण बयान है। इतिहास में शायद पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुलेआम किसी दूसरे देश की जनता को अपनी सरकार गिराने के लिए कहा हो। लेकिन सवाल क्या है, क्या अमेरिका सच में मदद कर सकता है? यहाँ पर जमीन की हकीकत अलग है। अमेरिका तुरंत हमला नहीं कर सकता। ईरान के पास अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर अभी तैनात नहीं है। हमला करने में समय लगेगा। आसपास के देश डर रहे हैं, कतर, बहरीन, UAE। अगर इन्होंने अमेरिका को बेच दिया तो ईरान पलटवार हमला कर सकता है। ईरान कमजोर नहीं है। अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन टेक्नोलॉजी, मजबूत एयर डिफेंस, सेना जमीन के नीचे और पहाड़ों में छिपी हुई है। मतलब ऊपर से हमला करने का ज्यादा असर नहीं होगा। अगर अमेरिका हमला करता है तो क्या होगा? सबसे बड़ा खतरा आम नागरिकों
सैनिकों की मौत। अगर बमबारी में आम लोग मारे गए तो विरोध कमजोर पड़ सकता है, सरकार को प्रचार का मौका मिल जाएगा, लोग सरकार के पीछे खड़े हो सकते हैं, यानी हमला उल्टा भी पड़ सकता है। रूस क्यों परेशान है? रूस ने अमेरिका को साफ चेतावनी दी है, अगर ईरान में दखल दिया तो नतीजे विनाशकारी होंगे। रूस की चिंता, ईरान उसका रणनीतिक साथी है, हथियार और ऊर्जा का सहयोग है, मध्य पूर्व में अमेरिका को बैलेंस करता है। अगर ईरान गिरा तो इराक, सीरिया, लेबनान, पूरे इलाके में अस्थिरता फैल सकती है, तेल की सप्लाई बिगड़ेगी और पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों? ईरान में विरोध आर्थिक मुद्दों से शुरू होकर शासन विरोधी बना। ट्रंप का बयान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में असाधारण है। अमेरिका के सैन्य विकल्प सीमित है, ईरान सैन्य रूप से कमजोर नहीं है, रूस ईरान को बचाने के मूड में है। यह संकट वैश्विक तेल और राजनीतिक दोनों को प्रभावित करेगा। तो दोस्तों हमारी जो पांचवी और लास्ट अपडेट है वो है, आज हम बात करेंगे भारत के सबसे ताकतवर और भविष्य के फाइटर जेट अमका के बारे में। अमका का पूरा नाम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। यह फैसला सिर्फ एक जहाज या इंजन का नहीं, यह फैसला भारत की आने वाली 40 साल की सुरक्षा तय करेगा। अमका क्या है? अमका भारत का 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट होगा। इसकी खासियत होगी रडार में ना दिखना, बिना आफ्टर बर्नर, तेज उड़ना, अंदर ही हथियार रखने की क्षमता, एआई आधारित लड़ाकू सिस्टम, दुश्मन को पहले देखना पहले मारना। मतलब साफ है, यह भारत की वायुसेना की रीढ़ बनेगा। फाइटर जेट में इंजन इतना जरूरी क्यों होता है? अगर फाइटर जेट शरीर है तो इंजन उसका दिल और दिमाग दोनों है। इंजन कमजोर होगा तो रडार बेकार होगा, इंजन कमजोर तो मिसाइल बेकार, इंजन कमजोर तो स्टील्थ बेकार। बिना ताकतवर इंजन के फाइटर जेट सिर्फ लोहे का ढांचा बन जाता है। इंजन डील की कीमत 30,000 करोड़ से ज्यादा होगा, लेकिन याद रखो यह खर्चा नहीं, यह भारत की सुरक्षा में निवेश है। भारत ने सैफरान को ही क्यों चुना? अब सवाल सैफरान ही क्यों? कारण फॉर डेवलपमेंट। सैफरान सिर्फ इंजन बेच नहीं रहा, बल्कि भारत के साथ मिलकर इंजन बनाएगा। भारत में ही उत्पादन होगा, टेक्नोलॉजी भारत को मिलेगी, मतलब हम ग्राहक नहीं पार्टनर होंगे। कारण 2, डिजाइन अथॉरिटी। सैफरान ने कहा है हम डीआरडीओ के साथ डिजाइन कंट्रोल शेयर करेंगे। इसका मतलब भारत खुद तय करेगा कब, कैसे, क्या बदलाव करना है। भविष्य में किसी से इजाजत नहीं लेनी पड़ेगी। कारण 3, युद्ध में साबित इंजन। सैफरान का M88 इंजन राफेल फाइटर जेट में लगता है। यह इंजन असली युद्ध में इस्तेमाल हो चुका है, भरोसेमंद और शक्तिशाली है। कारण 4, भारत को सिर्फ ग्राहक नहीं माना, सैफरान भारत को बायर ने स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है। जीई अमेरिका को क्यों नहीं चुना? जीई वही कंपनी है जो तेजस के इंजन देती है। समस्या क्या हुई? इंजन की डिलीवरी में देरी, सप्लाई चेन की दिक्कत, अमेरिका पर निर्भरता। भारत अब सिंगल सप्लाई ट्रैप में नहीं फंसना चाहता है। रोल्स रॉयस यूके को क्यों नहीं? रोल्स रॉयस टेक्नोलॉजी देने को तैयार था, लेकिन डिसीजन कंट्रोल भारत को नहीं दे रहा था, आखिरी फैसला उनके हाथ में रहता, भारत को यह मंजूर नहीं था। अगर भारत एमका इंजन में सफल हो गया तो दक्षिण एशिया में पूरा फाइटर इकोसिस्टम सिर्फ भारत के पास होगा। चीन J-20 का इंजन पूरी तरह स्वदेशी नहीं, रूस पर निर्भर है। पाकिस्तान J-10C चीनी इंजन पर निर्भर, कभी भी सप्लाई रोकी जा सकती है। भारत प्रतिबंधों से मुक्त होगा। निष्कर्ष ये क्या निकलता है? यह डील सिर्फ इंजन का नहीं, यह डील आत्मनिर्भर भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता की, आने वाली 40 साल की हवाई ताकत की। यह फैसला भारत को सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि स्वतंत्र बनाएगा। तो दोस्तों ये था टॉप 5 जियोपॉलिटिक्स अपडेट। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।